हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की जो गणित की उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 6 करेंगे, क्षेत्रफल व परिमाप। तो चलिए शुरू करते हैं। घेरा घेर। गगन और पवन कक्षा कक्ष में रखी दो मेज की सतह को कॉपी पुस्तक से ढककर उसे घेर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि कौन सा टेबल बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए, ये है गगन और ये है पवन। ये इन्होंने कॉपी ले रखी या फिर किताब ले रखी है और उससे इनको ये जो मेज हैं इनकी सतह को ढक रहे हैं। और ये देखते हैं कि इस पर कितनी किताबें आ जाएंगी। जैसे 8 किताबें तो इसने रख दी हैं अभी, और यहाँ पर भी आ सकती हैं, और इसने भी 8 किताबें रख दी हैं और यहाँ पर भी अभी रखनी बाकी हैं। तो आओ गगन और पवन की मदद करें। पहली मेज पर गगन ने 12 गणित की पुस्तकों से मेज की सतह को ढक दिया। यहाँ पर उसने रखी 12 गणित की पुस्तकें, और रोहित ने दूसरी मेज की सतह को 14 गणित की पुस्तकों से ढक दिया। तो कौन सी मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है? यहाँ पर रखी हैं 14। तो देखिए, यहाँ पर 14 पुस्तकें रखी, यहाँ पर 12 रखी। तो ये वाली मेज की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया दूसरी, क्योंकि हमें पता है 12 से बड़ा 14 है। आप भी यह गतिविधि अपनी कक्षा में करके देखें, कौन सी टेबल की सतह ज़्यादा जगह घेर रही है। तो मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है। इसमें देखिए हमने कितनी पुस्तकें रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर 12 रखी हैं। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर 15 रखी है। तो देखिए ये वाली मेज जो है इसकी सतह ज़्यादा जगह घेरती है, क्योंकि 15 जो है वो 12 से बड़ा है। इस गतिविधि में हमने मेज की सतह के क्षेत्रफल की गणना गणित की पुस्तक की सतह के क्षेत्रफल से ज्ञात की है। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली मेज का क्षेत्रफल 12 और 12 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है, और दूसरी मेज का क्षेत्रफल 14 गणित की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है। आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल। अब हमने जो मेज का क्षेत्रफल मापा है, तो हमने जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उनका यूज़ किया था। तो देखिए, हमने 15 विज्ञान की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर हमने नापा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपके द्वारा मापी गई मेज का क्षेत्रफल 15 विज्ञान की पुस्तकों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर विज्ञान की पुस्तकें रखी, तो 15 विज्ञान की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक गणित की पुस्तक से थोड़ी सी छोटी है। गणित की तो 12 पुस्तकें इसके ऊपर रखी गई और विज्ञान की 15 रखी गई। बच्चों, ध्यान दीजिए कि हमने किसी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह की माप की तुलना दूसरी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप से की है। मतलब हमने, जैसे ये टेबल है, ये मेज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किताबों का यूज़ किया है। किताब जितनी जगह घेरती है उनका यूज़ किया है। तो किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह की माप दूसरी आकृति के द्वारा घेरी गई जगह के माप से हमने तुलना की है। तो कोई आकृति कितनी जगह घेरती है उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। ये क्षेत्रफल आता है। मतलब जैसे किताबें कितनी जगह घेरती हैं वो उसका क्षेत्रफल होता है। खेलो 10 ग्राम। क्या तुमने कभी 10 ग्राम के बारे में सुना है? यह बहुत ही मज़ेदार पजल है और इसे हम अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए पहले 10 ग्राम पजल तैयार करते हैं। एक वर्गाकार कागज़ लीजिए। क्या तुम इस वर्गाकार कागज़ को 2 बराबर माप के बड़े त्रिभुज भागों में बांट सकते हो? तो देखिए, ये एक वर्गाकार कागज़ लिया है, इसको बीच में से ऐसे बांट दिया है। 2 भाग बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्या अब इनमें से त्रिभुजाकार भाग को फिर 2 बराबर भागों में बांटो? तो देखिए, ये मान लीजिए ये वाला भाग ले लेते हैं हम, इसको 2 बराबर भागों में ऐसे बांट दिया, तो इसको ये 2 भाग बन गए हैं। मतलब शुरू में ये पूरा एक था, ये पूरा एक था, इसको 2 भागों में बांटा तो ये बन गए। इसको ये 2 भागों में, मतलब एक भाग ये हो गया हमारे पास, दूसरा भाग ये हो गया। और अब इनमें से एक त्रिभुजाकार, मतलब एक ये वाले ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाले ले लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको फिर 2 भागों में ऐसे बांटना है, तो ये बन गई। तो देखिए हमारे पास एक तो ये बड़ी ये बन गई है, एक बड़ी त्रिभुज ऐसी रह गई है, और 2 छोटी छोटी त्रिभुजें ये इसमें से 2 बन गई हैं। अब दूसरे त्रिभुजाकार भाग में से चित्र के अनुसार फोल्ड करके त्रिभुजाकार भाग को काट दीजिए। अब ये जो दूसरी ये त्रिभुज बची है, इसको थोड़ा इसको ऊपर से, इसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ से ये वाला हिस्सा मोड़ देंगे, तो ये बन गया ऐसे। तो हमारे पास अब एक समलंब के आकार की आकृति बचेगी। और इसको देखिए, यहाँ से अगर काट लेते हैं, यहाँ से ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा आगे अगर हम काट कर अलग कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये आकृति बच गई और दूसरी आकृति हमारे पास बची ये वाली, ऐसे ऐसे। एक आकृति ये, एक आकृति ये, एक बन गई ये और एक बन गई ये। अब जो समलंब बची है, जो ये समलंब बनी है, इसको भी दो भागों में अगर काटते हैं तो ये आकृतियाँ दो और मिल गई हैं। अब एक कटे हुए भाग को एक त्रिभुजाकार या एक वर्गाकार में बांटे। अब इनमें से भी ये ऐसे काट लेंगे तो ये दो इससे ये बन गए हैं। तो हमारे पास देखिए क्या कौन कौन से ऐसे बने, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। और जो पूरी समलंब में से ये वाला हिस्सा मतलब एक हिस्सा हमने काट लिया है, एक ऐसे ही बचा है, तो ये हो गए 5 4 5। और अब एक कटे हुए हिस्से में से त्रिभुजाकार ये काट लिया है। दूसरे भाग में से त्रिभुजाकार और समांतर चतुर्भुजाकार बनाई। अब जो दूसरा हिस्सा ये वाला बच गया, ये वाला हिस्सा, इसमें से ये काट लिया है, एक त्रिभुज काट लिया है और एक बन गया है समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हमें कुल टुकड़े मिले हैं 5। तो यहाँ तक हो गया था 6 और 7, तो 7 टुकड़े मिले हैं। इन टुकड़ों में 5 त्रिभुज है। तो देखिए एक त्रिभुज तो ये, एक त्रिभुज ये होगी, दूसरी त्रिभुज ये हो गई, इसके बाद यहाँ पर तीसरी त्रिभुज ये होगी और चौथी त्रिभुज ये होगी और पांचवी त्रिभुज ये हो गई। अपने 10 ग्राम के टुकड़ों पर नंबर लिख दो तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर लिख दिया है। जैसे हमने पहले ये त्रिभुज है, जैसे कि इस पर नंबर लिख देंगे, इस पर नंबर लिख देंगे, इस पर नंबर लिख देंगे, इस पर नंबर। तो इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आया है तो वही इस तरह से यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया है, यहाँ पर 2 नंबर लिख दिए हैं, ये सब पे नंबर लिख दिए हैं। तो इन टुकड़ों को ऐसे जोड़ो कि फिर से वर्गाकार आकार मिल जाए। तो इस तरह से इन टुकड़ों को जोड़ दिया है। अब है एक जैसी आकृति के जोड़े ढूंढो। 1 2, उसके बाद है 3 4 5, 3 4 और 5। किन आकृतियों का क्षेत्रफल समान लग रहा है, एक जैसा किन आकृतियों का क्षेत्रफल लग रहा है। तो यहाँ पर ये वाली जो आकृति है तो इसका क्षेत्रफल, और एक ये वाली जो आकृति है इसका क्षेत्रफल हमें बराबर लग रहा है। उसके बाद हमें 3 और 4 का क्षेत्रफल बराबर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकृति 1 और 2 का तथा 3 और 4 का हमें क्षेत्रफल समान लग रहा है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति के क्षेत्रफल का आधा लग रहा है। किस आकृति का क्षेत्रफल अन्य आकृति के क्षेत्रफल से आधा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाली आकृति जो बड़ी ये आकृति है, इसकी आधी हमें ये लग रही है, ये वाली 7। इसके आधी अगर करते हैं ऐसे तो इसकी आधी हमें 7 लग रही है। तो हमने लिख दिया 1 और 2 की आधी 7 है, तो ये 7 है 7। इसकी आधी हमें ये लग रही है 3 और ये लग रही है 5। 7 की आधी 3 और 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 की आधी 7 तथा 7 की आधी 3 और 5 है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। आकृति नंबर 5 त्रिभुज पूरे वर्गाकार क्षेत्रफल को कितनी बार ढक सकती हैं। पहले अनुमान लगाइए और बाद में माप कर सही उत्तर लिखिए। आकृति 5, तो आकृति नंबर 5 ये है आकृति नंबर 5। ये पूरे वर्ग को कितनी बार ढक सकती हैं। तो ये देखिए जो आकृति 5 है वो 7 की आधी है। तो 1 और 2 की आधी 7 है। देखिए ये 1 और 2 जो है ये इसको 4 बार ढक लेंगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको ढक लेंगी। तो 7 आकृति है ये 1 और 2 की आधी 7 है, तो 7 ढकेगी कितनी बार, 8 बार। और 7 की आधी 3 और 5 है, तो 7 का आधा अगर हम करेंगे तो जो आकृति क्या है 5 जो है 5 आकृति 7 की आधी है, तो 5 ढकेगी 16 बार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, तो ये 16 बार इसको ढकेगी। पहले अनुमान लगाइए तथा बाद में माप कर सही उत्तर पर पहुँचें। तो 5 त्रिभुज कितनी बार ढक सकती है, 16 बार। पूरे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 16 5 त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज 16 5 त्रिभुज और माप कर 16 त्रिभुज। अब आकृति नंबर 7
अब आकृति नंबर 7 आकृति नंबर 4 के साथ यह प्रक्रिया दोहराइए। पहले अनुमान लगाइए फिर माप कर लिख दिए। तो आकृति नंबर 7 और आकृति नंबर 4, तो आकृति नंबर 7 में तो हमने ये पहले लिखा है कि 7 जो है वो 8 बार ढकेगी। और आकृति नंबर 4 ये देखिए ये कितनी बार ढकेगी, ये हम समझते हैं। देखिए इसके मान लीजिए ये वर्ग है, वर्ग के हम ऐसे 9 टुकड़े बनाएंगे ऐसे। तो ये जो 4 ये आकृति जो है ये एक टुकड़े के बराबर है। तो ये जो 4 नंबर वाली आकृति है ये इसको 9 बार में ढकेगी। तो यहाँ पर ये जो 10 ग्राम है ये अच्छी तरह से अगर बनाते हैं आप काट वाट कर इनको इस तरह से बनाते हैं तो जब आप देखेंगे तो ये 4 नंबर वाली आकृति ये 9 वर्ग इसके बनेंगे, 9 वर्ग के बराबर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो आकृति नंबर 4 9 बार इसको ढकेगी और आकृति नंबर 7 8 बार इसको ढकेगी। इसके बाद यही प्रक्रिया बाकी बची हुई आकृति को लेकर भी की जा सकती है। आपको किस आकृति से पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल मापना आसान और सही लगा? तो आकृति नंबर 7 नंबर के त्रिभुज से, क्योंकि इसमें यह सबसे बड़ी है इन सब में। देखिए वैसे तो नापना इजी लगा 1 नंबर आकृति से, 1 या 2 से, क्योंकि 1 और 2 सबसे बड़ी हैं। लेकिन इनमें से पूछा है, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है ये वाली और 4 और 5 इनमें से पूछा है। तो इनमें से हमें 7 नंबर वाली आकृति से इसका क्षेत्रफल मापना इजी लगा, क्योंकि 7 नंबर वाली आकृति इससे बड़ी है। तो यहाँ हमने लिख दिया 7 नंबर के त्रिभुज से, क्योंकि इनमें से यह सबसे बड़ी है। बच्चों आपने गतिविधि 1 और गतिविधि 2 में देखा कि किसी क्षेत्रफल को मापने के लिए किसी क्षेत्रफल का ही सहारा लिया जाता है। लंबाई को लंबाई से मापा जाता है, जबकि कोई लंबाई कितने बलिष्ठ या कितने पैर के बराबर है। जैसे कि कोई लंबाई कितने बलिष्ठ के बराबर है और कितने पैरों के बराबर है, तो लंबाई को लंबाई से ही मापते हैं। मानक रूप में बात करें तो किसी वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर या मीटर के बराबर है, लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार किसी बाल्टी में कितना पानी है इसे मापने के लिए गिलास या मग, जग या मानक इकाई लीटर का सहारा लिया जाता है। कितने लीटर पानी है किसी बाल्टी में। तो इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल को मापने के लिए पहले अमानक इकाइयों के साथ क्षेत्रफल को मापा। ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्ग से किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई सतह को मापना आसान रहता है। वर्ग से किसी भी क्षेत्रफल को मापना आसान रहता है। कितने वर्ग सेंटीमीटर, अब आते हैं यह है कितने वर्ग सेंटीमीटर। दिए गए ग्रिड में 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की अलग अलग आकार की आकृतियां बनाओ। 9 वर्ग सेंटीमीटर की, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए ये एक आकृति ये बनी हुई है, एक आकृति ये बनी हुई है, ये ऐसे बना दी है और एक आकृति ऐसे बना दी है। अब इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आकृति ये बना दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो और यहाँ पर एक ये हो गई, एक आकृति ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सोचो यहाँ क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये एक वर्ग है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो हम लिखते हैं भुजा गुना भुजा। तो देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं और 1 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो 1 और 1 गुना होंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर गुना होंगे तो ये हो गया। तो ये होता है सेंटीमीटर का वर्ग, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे पत्ता, रबड़, माचिस की डिब्बी या अन्य उपलब्ध सामग्री को पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से इसकी आउटलाइन बना लें। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल उस आकृति में आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात करें। हमें लेना है रबड़। अब रबड़ मान लीजिए हम ले लेते हैं ये ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं माचिस, और माचिस हम ले लेते हैं ये ले लेते हैं। उसके बाद कोई भी डिब्बी ले लेते हैं, डिब्बी मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं। अब देखिए इनके आउटलाइन बना ले। प्रत्येक चित्र का क्षेत्रफल उस आकृति में आने वाले वर्गों की संख्या गिनकर ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग सेंटीमीटर।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो जो वर्ग आकृति में पूरा है उसे पूर्ण वर्ग गिना जाता है। ये जैसे पूरा वर्ग है तो इसका पूर्ण वर्ग गिनेंगे। जो वर्ग आकृति में आधे हैं उन्हें आधा वर्ग गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति है, इसका टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ है, इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आधा वर्ग, जैसे मान लीजिए ये है तो इसको आधा गिनेंगे। और जो वर्ग आकृति में आधे से बड़ा है, जैसे इधर तरफ ये आधे से बड़ा है मान लीजिए ये वाला, तो इसको हम पूरा गिनेंगे। जो वर्ग आकृति में आधे से कम है उसे नहीं गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और यहाँ पर लगा देते हैं, ये यहाँ पर, तो ये आधे से कम है, इसको नहीं गिनेंगे। तो इस तरह से ये वाला रूल होता है इसमें। अब जैसे रबड़ है, रबड़ में पूरे वर्ग कौन से थे, तो देखिए हमने तो इसमें वर्ग पूरे ही ले लिए हैं। मान लीजिए हम छोटे बड़े भी अगर ले सकते थे, तो यहाँ पर मान लीजिए हम छोटे बड़े लेकर देख लेंगे एक बार, ताकि ये वाली जो है टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम रबड़ लेते हैं, चलिए तो रबड़ बना लेंगे। सही, यहाँ पर ऐसे हमने रबड़ बना ली ये वाली, और माचिस बना लेते हैं। यहाँ से माचिस बना लेते हैं, ये बना ली। और एक कोई भी डिब्बी बना लेते हैं। डिब्बी हम ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी बना लेते हैं, मान लीजिए ये बना लेते हैं। तो ये हो गया रबड़, ये हो गया माचिस, और ये हो गया डिब्बी। ये रबड़ में ये पूर्ण वर्ग है, ये पूरा है, ये भी 2, ये 3 भी पूरा है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये पूरा, ये पूरा। तो इसमें पूर्ण वर्ग 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 2 आधे से थोड़े ज़्यादा हो गए। तो 6 तो पूर्ण वर्ग हो गए, आधा वर्ग नहीं है, आधे से बड़े हैं 2। अब इसमें ये कुछ नहीं है। अब कुल वर्ग कितना हो गया, तो देखिए 6 तो ये हो गए, और आधे से बड़ा, आधे से बड़े 2 हैं, तो आधे से बड़े को हम पूरे मानेंगे, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, तो ये कुल क्षेत्रफल हो गया 8। इसके बाद जो माचिस है, माचिस में यहाँ पर देखिए ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये पूरा, ये पूरा है, ये पूरा है, ये आधे से छोटा है, ये पूरा, ये पूरा, ये भी, और ये भी आधे से छोटा है। तो आधे से छोटे को हम नहीं गिनेंगे, तो इस वाले हिस्से को हम नहीं गिनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, पूर्ण वर्ग 10। आधा वर्ग कोई नहीं है, आधे से बड़ा कोई नहीं है, आधे से कम 2 हैं, तो हम ये लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद सिक्का, अगर हम यहाँ पर सिक्का लेते हैं तो सिक्का तो गोल होता है, तो गोल ऐसे ऐसे बना लेंगे। इसमें देखिए पूरे वर्ग 1 तो ये हो गया, और यहाँ पर आधे से छोटा ये नहीं लेंगे, ये आधे से बड़ा है, ये के ले लेंगे 2, ये भी ले लेंगे 3, और ये ले लेंगे 4, क्योंकि ये आधा है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग 1 है, आधा वर्ग 3, आधा वर्ग कितने हैं देखिए, एक ये है और एक ये, 2 हैं आधे वर्ग। तो आधे वर्ग 2 हैं, और आधे से बड़े इसमें कोई भी नहीं है, और आधे वर्ग से कम, तो आधे वर्ग से कम देखिए ये है, ये आधे से कम है ये वाला, तो इसको छोड़ देते हैं आधे से कम को। तो ये हमने आधे से कम वाले को छोड़ दिया। अब कुल वर्ग कितने हुए, 1 तो ये हो गया और 2 ये हो गए, इसको हम मिटा लेते हैं। 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ये हो गया 3। अब इसमें आ गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हमने जो अभी ये वाली आकृति ली है, देखिए ये जो डिब्बी ली है, इसमें इसका हम क्षेत्रफल नापते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक ये लेते थे 7, एक ले लें 8, एक तो ये नहीं लेंगे, एक ये नहीं लेंगे, तो इसमें पूरे हो गए, मतलब यहाँ पर लिखेंगे डिब्बी। तो पूरे वर्ग कितने हुए इसमें, 6 तो पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, और आधे से ज़्यादा कितने हो गए, आधे से ज़्यादा एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। तो आधे से ज़्यादा हम लिख देंगे यहाँ पर 2, यहाँ नहीं है, आधे से ज़्यादा 2, आधे से कम भी 2 हैं, तो ये नहीं लिखेंगे हम, आधे से कम नहीं लगाते। तो यहाँ पर आ गए 8, तो यह हो गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम और भी आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आते हैं बाड़ के माप। रोहित अपने पिताजी के साथ खेत में गया। ये रोहित और पिताजी देखिए ये अपने खेत में जा रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कुछ आवारा पशु खेत में घुस गए हैं और खेत में खड़ी फसल को ख़राब कर रहे हैं। यह सब देखकर रोहित और उसके पिताजी बड़े परेशान हुए। ये देखिए आवारा पशु खेतों में घुस गए हैं, तो ये तो परेशान होंगे क्योंकि इनकी फसलों को खा जाते हैं। अब रोहित और उसके पिताजी की समस्या का समाधान में उसकी सहायता कीजिए। ये सोचकर बताइए कि क्या किया जा सकता है कि वह आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा दें। खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगा देनी चाहिए। खेत के चारों ओर ऐसे तार की बाड़ लगा देनी चाहिए।
आपने देखा होगा खेत के चारों ओर ऐसे तार लगे होते हैं, ये आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए लगाए जाते हैं। बच्चों, रोहित ने अपने पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगाने का सुझाव दिया। शायद आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे ही कहेंगे। क्या आप यह बता सकते हैं कि रोहित के पिताजी को खेत के चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार चाहिए? तो देखिए, जो खेत की लंबाई है ये है 200 मीटर, और इधर ये जो है ये चौड़ाई है 100 मीटर। तो जो आयत होती है, ये आयत है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, ये आयताकार खेत है। तो इसमें लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, और इसका फिर परिमाप का मतलब क्यों? परिमाप का क्या मतलब? ये मतलब इसको चारों ओर बाड़ लगानी है। तो 200 मीटर यहाँ पर भी लगानी है, 100 मीटर यहाँ पर भी लगानी होगी। 200, 200, 400, 500 और 600। तो देखिए 200, 200, ये हो गया 600 मीटर। 600 मीटर इसका परिमाप हो गया, मतलब इसको चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 600 मीटर तार की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों, आपने खेत की सभी भुजाओं की माप को जोड़कर आवश्यक तार की लंबाई पता लगाने की कोशिश की है। तो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के माप का योग उसका परिमाप होता है। यहाँ पर हमने इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, इसकी ये वाली भुजा, इनका सबका जोड़ हमने कर दिया है, तो 600 मीटर आया है। तो 600 मीटर इस खेत का परिमाप होगा। तार की बाड़ लगाने के बाद एक दिन रोहित और उसके पिताजी खेत से वापस आ रहे थे। रास्ते में रोहित का दोस्त सोहन बहुत परेशान था। रोहित के पिताजी ने सोहन को उसकी परेशानी का कारण पूछा। देखिए सोहन है, ये भी बड़ा परेशान है। तो सोहन ने अपनी समस्या बताई। सोहन ने कहा, पर सोहन ने मेरे खेत में भी खड़ी फसल को ख़राब कर दिया। मुझे भी अपने खेत में तार की बाड़ लगानी है, मुझे, लेकिन एक बार नहीं, मुझे तो 3 बार लगानी। जैसे देखिए, एक तारी लगा दी, एक ये तो चारों तरफ ये 3 बार लगा रखी है, ऐसे 3 बार लगा रखी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये कह रहे मुझे एक बार नहीं, मुझे तो 3 बार लगानी, ताकि छोटे जो जानवर हैं वो भी अंदर ना घुस सकें। मुझे एक बार नहीं 3 बार लगानी है, ठीक है। तो बच्चों, यदि तार 3 बार लगानी तो सोहन को कितनी तार की आवश्यकता होगी, सोचकर बताइए। तो देखिए, इसके जो खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। इसकी लंबाई तो इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लेकिन तो एक बार लगाने पर, अगर तार एक बार लगाए जाए तो ये हो गया 200, इधर भी ये 200 है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो चौड़ाई है ये है 150। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, 200, 200, 400 और ये 150, 150 ही, तो ये 700 मीटर हो गए ये। तो एक बार अगर तार लगाएंगे तो 700 मीटर तार चाहिएगी, मतलब खेत का जो परिमाप है वो 700 मीटर आ गया है। और 3 बार अगर तार लगाएंगे तो 700 को 3 से गुना कर देंगे तो 2100 मीटर तार चाहिएगी। तो जो खेत का परिमाप जो है, खेत का परिमाप हो गया, खेत का परिमाप जो है वो है 700 मीटर। और इसको 3 बार तार लगानी है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करने पर 700 गुना 3, तो ये हो गया 2100 मीटर। यहाँ पर हमने निकाल दिया 2100 मीटर, ये आप लिख लेना। इसके बाद राम और रमन को अध्यापक ने कुछ आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप निकालने को कहा। तो इनका ज्ञात कीजिए परिमाप। तो देखिए परिमाप निकालेंगे, जैसे 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ सामने भी 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसको परिमाप निकालने के लिए 8 को 2 बार जोड़ देंगे, 8 और 2 को 2 बार जोड़ देंगे, 8 8 16, 17 18 19 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए ये वर्गाकार आकृति है, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, या फिर यहाँ पर 5 कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ 4 कर लेते हैं। और ये भी 4 है, ये भी 4, क्योंकि जो वर्गाकार आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, ये हो गया 16, और यहाँ है सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर। इसके बाद ये है 10, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, 10 जमा 10, 5 जमा 5, तो ये हो गया 10 10 20 और 10 30 सेंटीमीटर। तो देखिए आयताकार आकृति का परिमाप निकालते समय आपने कुछ ध्यान दिया, इसमें लंबाई कितनी बार आई है? इसमें लंबाई 2 बार आई है, देखिए 2 बार लंबाई आ गई, और चौड़ाई भी 2 बार आई है, चौड़ाई 2 बार आई है। तो बच्चों क्या आप इसे एक सूत्र के रूप में लिख सकते हो? आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई, तो 16 जमा 4 करेंगे तब भी 20 आएगा, यहाँ पर 20 है। और तो इससे देखिए ये सूत्र बन जाएगा, 2 गुना लंबाई जमा 2 गुना चौड़ाई। तो आयत का परिमाप, इसको 2 को कॉमन निकाल लेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 गुना लंबाई है 8 और चौड़ाई है 2, तो 2 गुना 10 करेंगे, 2 गुना 10 करेंगे तब भी 20 आ जाएगा। तो ये भी सूत्र लग सकता है, और ये भी लग सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे सीधे करने में बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो इसका जो सूत्र है वो ये यूज़ करेंगे हम, कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद आता है वर्गाकार आकृतियाँ।
वैसे देखिए यहाँ पर ये वर्गाकार बना रखी है, ये हमें वर्गाकार दिख रही है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर अलग दे दिया है तो इसको हम आयत की तरह भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये आयत की तरह भी निकाल सकते हैं। अभी वर्ग की तरह आपने निकाल लिया, अब आयत मानकर निकालेंगे तो यहाँ से हम निकाल देंगे 4 जमा 5 जमा 5, तो ये आयत मानकर कर लीजिए। तो जो आपके टीचर कहते हैं वो आप यहाँ पर लिख लेना। 4 4 8 और 5 5 10, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अगर इसको आयत मानते हैं तो ये वाला करना है, और आयत नहीं मानते तो जो मैंने पहले किया वर्गाकार वो वाला कर लेना। इसके बाद ये है वर्गाकार आकृतियाँ। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर भी 3, तो 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, तो देखिए 4 बार 3 आ गया, तो 3 चौक 12 आ गया। इस तरह से यहाँ पर 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6, तो ये 6 चौक 24 आ गया। 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। क्या आप वर्ग के परिमाप का सूत्र बता सकते हो? तो देखिए एक ही भुजा 4 बार हम लिखते हैं, तो हमने किया 3 3 6 6 3 9 और 3 12, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 3 12, 3 चौक 12। तो इसमें देखिए 6 को 6 6 12, ये 24 जोड़ा है, तो 6 चौक 24 भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप भुजा, ये भुजा है ना, तो 4 गुणा भुजा, मतलब एक बार इस भुजा को ले लेंगे। जैसे 3 हमने ले लिया, उस 3 को 4 से गुणा कर दिया, तो 4 3 12 ये बराबर आता है। और ये यहाँ पर 4 गुणा 6 करेंगे तभी 24 आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये होता है वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला, ये वाला। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ करें। केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने पर कितनी दूरी तय करनी होगी, लिखिए। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे, ए से बी तक गए, बी से सी पर गए, फिर दोबारा से ए पर गए, तो कितनी दूरी तय करेंगे? 5 जमा 5 5, ये हो गया 15 मीटर। तो ये कैसे है? 5 मीटर जमा 5 मीटर और जमा 5 मीटर, ये आया। अब बिंदु ए से प्रारंभ करके वापसी ए पर आने पर तय की गई दूरी, तो देखिए ये आया 15 मीटर। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो होती है समबाहु त्रिभुज। तो ये 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, तो 3 गुणा 5 यहाँ लिख देंगे। और इसका सूत्र बनाएंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 3 गुणा यहाँ पर लिख देंगे भुजा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो 3 गुना किसी एक भुजा की नाप लिख देंगे। जैसे 3 गुना 5, तो ये आ गया 15 मीटर। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, ऐसे शुरुआत करेंगे हम। यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर। टोटल कितनी लंबाई हमने तय करी है, कितनी दूरी तय करी? 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, और ये हो गया 16 मीटर। और 4 4 बार बार ना लिख कर हम लिख देंगे 4 गुना सिर्फ एक भुजा कोई भी, तो 4, तो ये होगा 16 मीटर। ठीक है। यहाँ पर देखिए बिंदु ए से शुरू करेंगे, 1 ऐसे 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 ऐसे, तो ये होगी 5 भुजाएं। यहाँ बिंदु ए से शुरू करेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, तो ये हो गया 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 और जमा 5, 5 बार है ये। तो ये हमने देखिए 5 बार कैसे लिया? 1 तो ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5, ये 5 भुजाएं हैं। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 गुना 5, तो ये 25, 25 यहाँ पर मीटर है, तो 25 मीटर। तो इसको लिख देंगे 5 गुना एक भुजा, कोई भी एक भुजा है क्योंकि सभी बराबर है, तो 5 गुना भुजा, तो ये हो गया पंचभुज। जो सम पंचभुज होती है उसका परिमाप जो होता है उसका सूत्र हो गया ये। बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने में तय की गई दूरी ये होगी 25 मीटर। समपंचभुज, देखिए समपंचभुज का परिमाप क्या होगा? 5 गुना भुजा, ये सूत्र है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर समपंचभुज का 5 गुना भुजा, यहाँ पर वर्ग का है कि वर्गाकार आकृति का परिमाप यहाँ पर नहीं लिखा हमने, तो ये 4 गुना भुजा, ये वाला। और जो है समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग का है, यहाँ पर 4 गुना भुजा। तो और आयत का जो है ये है, आयत का परिमाप ये है
2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपको याद करने हैं सारे जो है सूत्र, ये याद करने हैं। आइसोमेट्रिक शीट का प्रयोग करके 16 सेंटीमीटर परिमाप की अलग अलग आकृतियां बनाओ जैसे नीचे दी गई हैं। ये 16 सेंटीमीटर परिमाप की आकृतियां मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें वर्ग तो 7 हैं, तो ये क्षेत्रफल से बिल्कुल अलग है। ये इसमें 7 वर्ग सेंटीमीटर, 7 वर्ग सेंटीमीटर ये तो है क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल है। लेकिन क्षेत्रफल और परिमाप बिल्कुल अलग होते हैं, तो ये हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमें निकालना है परिमाप। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। परिमाप देखो कैसे निकालेंगे, परिमाप हम ये निकालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो यहाँ से इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। मतलब इसके चारों तरफ की बाउंड्री कितनी लंबी है। इसके बाद 16 सेंटीमीटर देखिए क्या आकृति बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद ये शुरू करते हैं हम यहाँ से इस कोने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखते हैं फिर दोबारा से एक बार नाप कर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 से हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये 15 यहाँ पर ले लेंगे, 16 ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे, हम काट देंगे। ये हो गया 16 सेंटीमीटर। इसके बाद है यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया। इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना कितना है यह भी पता लगाओ। तो ये देखिए इन आकृतियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना हमें। तो पहली आकृति का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली आकृति का, यह आकृति मान ली हमने 1, आकृति 1 का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आकृति 1 का क्षेत्रफल है 7 वर्ग सेंटीमीटर। जब हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो वर्ग जरूर लिखते हैं, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि हमने इनमें वर्गों को मापा है। यहाँ पर देखिए दूसरी आकृति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 16 वर्ग हैं, तो यह 16 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति 3, ये मान लेते हैं आकृति 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बीच में 9, तो ये हो गया 9 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति 4 है, ये वाली 4 है, तो इसमें देखिए इसमें हम लेते हैं पहले पूरे पूरे वर्ग लेंगे, तो ये वर्ग ऐसे बनते हैं, ये ऐसे बने। तो इसमें देखिए हम देखेंगे पहले पूरे पूरे वर्ग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, 7 तो पूरे पूरे वर्ग हो गया। और यहाँ पर लिख दिया हमने 7, ये 7 लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है आधे से बड़े, तो देखिए ये भी आधे से बड़ा है, तो यहाँ पर ये एक ही ले लेते हैं 8 और ये 9 और ये 10, इधर ये आधा है, तो इसमें हम जोड़ दें 3 और जोड़ दिया, मतलब ये हो गए हमारे पास 10 हो गई। तो अब देखिए आधा ये है, आधा ये है और आधा ये है और आधा ये है, मतलब आधा आधा एक तो ये हो गया और आधा आधा ये एक ही हो गया, मतलब 2 और हो गए, तो ये 12 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। तो इसका हम लिखेंगे आकृति 4 का क्षेत्रफल। तो इसमें जो है 7 तो पूरे वर्ग हैं, 7 यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, चलो इसको। तो ये लिखेंगे 7 पूरे वर्ग जमा 3 आधे से ज़्यादा आधे से अधिक और जमा 4 आधे वर्ग। तो कितने हो गए देखिए, 7 तो पूरे वर्ग 7 जमा 3 आधे से अधिक होता है तो हम उसको पूरा ले लेते हैं,
और 4 आधे तो ये 2 हो गए, 4 आधे ना ये, तो ये 4 आधे, तो ये 2 पूरे हो गए, 2 पूरे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और 3 10 और 2 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये चौथी आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब पांचवी का देखते हैं। पांचवी में पहले पूरे वर्ग बना लेते हैं ऐसे। देखिए इसमें देखिए पूरे पूरे हैं, यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 तो पूरे हो गए। उसके बाद आधे आधे 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 6 7 8, ये आधे हो गए। तो आधे 8 जो हैं 8 आधे, तो 4 और मिला लेंगे तो 12 4 16 हो गए। तो यहाँ पर पांचवी आकृति का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे 12 पूरे वर्ग, 12 जमा 4, ये हो गए 16 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हम आगे आते हैं। दिए गए ग्रिड में 12 सेंटीमीटर परिमाप के अलग अलग आकार की आकृतियाँ बनाओ 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या होगी, ये क्या होगी 2, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आकृति होगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 6 4 4 10 और 2 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये होगी 12। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आकृति होगी एक। ये आकृतियाँ बन गई हैं जिनका परिमाप 12 सेंटीमीटर है। 10 ग्राम से खेल फिर से। तुमने जो 10 ग्राम के साथ टुकड़े बनाए थे उनसे ये आकृतियाँ बनाओ। तो देखिए ये हम आकृति बना देते हैं, किसी में कोई आकृति जोड़ देते हैं, किसी में कोई। जैसे ये देखिए 2 ट्रायंगल जोड़ दिए हैं, इसके ऊपर ये वर्ग जोड़ दिया है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज जोड़ दिए, ट्रायंगल जोड़ दिए। तो इस तरह से हम 10 ग्राम में से जो आकृति हमने काटी हैं उनको बार बार ऐसे जोड़ जोड़ कर नई नई आकृतियाँ बना सकते हैं। पता लगाओ कि इन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है या अलग अलग है। कैसे पता लगाया जा सकता है? तो देखिए इन आकृतियों का क्षेत्रफल मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, ये कोई आकृति है, इसने इतना एरिया घेरा है। अगर हम इसको काट कर ऐसे लगा देंगे, ऐसे अलग अलग कर देंगे, तो एक आकृति तो हमने यहाँ रख दी और एक आकृति हमने थोड़ी दूर से रख दी। तो देखिए क्षेत्रफल तो उतना ही घेरेंगे ना। ये क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहता है, चाहे उस आकृति का टुकड़े करके रख दो, चाहे उस आकृतियों को ऐसे करके रख दो। तो इन जो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा क्योंकि ये एक ही आकृति के टुकड़े हैं। तो इनका क्षेत्रफल समान है। जिस कागज़ से एक 10 ग्राम बना था उसी वर्ग में से ही सभी आकृतियाँ ली गई हैं और ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये सारी आकृतियाँ एक ही वर्ग के टुकड़ों से बनाई गई हैं। यह भी पता लगाओ कि इन आकृतियों के परिमाप समान है या अलग अलग हैं। कैसे पता लगाया यह भी बताओ। इन आकृतियों का परिमाप लेकिन समान नहीं है। परिमाप समान क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो आकृतियाँ हैं उनका परिमाप तो बराबर है। देखिए परिमाप सबका बराबर है 16 लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग आया था। यहाँ पर क्षेत्रफल आया था, यहाँ देखिए 7, यहाँ 16 आया था, यहाँ 9 आया था, और यहाँ पर आया था इसका ये ऐसे है, ये ऐसे। यहाँ पर इसका आया था 12 और इसका आया था 16। तो देखिए इसमें परिमाप बराबर है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। तो ऐसे भी हो सकता है परिमाप बराबर हो क्षेत्रफल अलग अलग हो, या क्षेत्रफल बराबर हो परिमाप अलग अलग हो, ऐसे भी हो सकता है। तो वही लिख रखा है कि यह पता लगाओ कि आकृतियों के परिमाप समान हैं या अलग अलग हैं। तो समान नहीं है, इनका परिमाप अलग अलग है। हमने माप कर पता लगाया है। आपने क्या पाया? यह जरूरी है कि परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा? नहीं, यह जरूरी नहीं है कि यदि परिमाप बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर परिमाप समान है, इस वाली आकृति में परिमाप समान है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए सभी का परिमाप 12 है तो यहाँ पर क्षेत्रफल अलग अलग है सबका। देखिए इसमें जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 है।
इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब क्षेत्रफल बता रही मैं आपको वही 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों का ये 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आधा आधा ये 7 है। तो देखिए इसमें परिमाप तो बराबर है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है। यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।